वेलकम टू द एपिसोड नंबर 1। मैं आर के सर और आज हम लोग बातचीत करने वाले वेरियस ब्रांचेस इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग बनने का सपना हर एक स्टूडेंट का होता है, लेकिन मेरे हिसाब से एग्जैक्ट डायरेक्शन अगर हमें मिल जाता है तो जो भी फ्यूचर वाला जर्नी है वो आसान हो सकता है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग वाले टाइम में हमें ये नहीं पता रहता है कि मुझे कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, फिर किस में ज़्यादा स्कोप है। अगर ये हमें स्टार्टिंग वाले फेज में अगर नहीं पता चलता है तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद हम लोगों को रिग्रेट फील होता है कि यार वो ब्रांच लिया रहता था तो अच्छा था, वो तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने जो एडमिशन फॉर्म का जो लिस्ट बनाया था या कैप राउंड्स में जो मैंने नंबर्स डाले थे या कॉलेजेस डाले थे, यार उसमें मुझे ये एक बार सोचना चाहिए था। ये जो रिग्रेट फीलिंग है ना, ये वापस हम लोगों को लाइफ टाइम एक छोटा सा दर्द दे के जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के सेशन में, ये एपिसोड में सब लोगों को एटलीस्ट थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन पक्का मिलेगा कि यार ये भी ब्रांचेस मार्केट में अवेलेबल है, इसके लिए भी स्कोप है। हम लोग कुछ लिमिटेड ब्रांचेस का इन्फॉर्मेशन लेके घूमते रहते हैं और वही जगह पे सब लोग गर्दी करते हैं, सो दैट एट द एंड जब भी हम लोग इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये भी इंजीनियर इसी टाइप का है, ये भी इसी टाइप का, ये भी इसी टाइप का, क्योंकि हमें इनफैक्ट सब लोगों को वही लिमिटेड ब्रांचेस पता रहता है। लेकिन एग्जैक्टली हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर, कौन सा कोर ब्रांचेस है, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, अगर ये समझने का है तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर बातचीत करते हैं कि यार कौन सा ब्रांचेस है और उसका फर्स्ट ऑफ ऑल विच आर द कोर ब्रांचेस। कोर ब्रांचेस को मदर ब्रांचेस बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ ब्रांचेस जो ओरिजिनल है, जहां से मल्टीपल ब्रांचेस का जनरेशन हुआ है, इसको हम लोग कोर ब्रांचेस बोलते हैं। तो विच आर द कोर ब्रांचेस, तो मैं बताता हूँ, इट इज वेरी सिंपल। तो सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैं बोल रहा हूँ मदर ब्रांच के बारे में, मेन ब्रांच, यस। तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 4 है टोटल। उसमें से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ, दूसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ। नेक्स्ट देयर इज अ सिविल इंजीनियरिंग एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी ये जो पूरा इंडस्ट्री हम लोग देख रहे हैं लास्ट 1-2 साल से, पेंडेमिक वाला सिचुएशन, जिसमें इतना सारा मेडिसिन लग रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट लग रहा है, या फिर पेंट इंडस्ट्री बोल सकते हो, एंड दैट इज रिलेटेड टू केमिकल इंजीनियरिंग। सो दीज आर द 4 कोर ब्रांचेस: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड लास्ट इज केमिकल इंजीनियरिंग। तो आगे जितना भी ब्रांचेस हम लोग देखते हैं ना, वो किसी ना किसी कोर ब्रांच में बिलोंग करता रहेगा। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर देखेंगे या फिर मैकेनिकल देखेंगे या आईटी देखेंगे, ये जो भी हम लोग आगे अलग अलग ब्रांचेस देखते हैं वो ये 4 में से कोई एक ब्रांच के अंदर ही मिलेगा। इसके लिए हम लोग इसको कोर ब्रांचेस बोलते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये जो मेन कोर ब्रांच हम लोग बोल रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन आता है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग आता है, नेक्स्ट आईटी, नेक्स्ट EXTC, ETRX जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोमेडिकल, एंड लास्ट जो अभी लेटेस्ट सब लोगों के दिमाग में है, चर्चा में है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कोर ब्रांच है, इसके अंदर हम लोग आने वाले सब ब्रांचेस के बारे में हम लोग ने बताया। लेकिन पता है क्या कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या होता है? अभी मैंने एक सेशन में सुना था कि स्टूडेंट्स के दिमाग में ना ऐसा रहता है कि सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसा कुछ है ही नहीं है, आइदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग है या फिर आईटी इंजीनियरिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किधर से आया? तो सब लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करने गए हमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर आईटी या फिर उससे रिलेटेड जो भी है। तो सबसे पहला कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी में क्या डिफरेंस है? सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का ज्ञान मिलता है, दोनों को बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। आईटी में खाली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलता है। मैंने ऐसा बोला, कंप्यूटर में हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन मिलेगा और आईटी में खाली सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, किसी स्टूडेंट को कंप्यूटर में नहीं मिला, आईटी में मिला चलेगा, आईटी में नहीं मिला, कंप्यूटर में मिलेगा चलेगा, कोई बात नहीं है। दे आर ऑलमोस्ट सेम, उनका काम करने का स्टाइल, जो इंजीनियरिंग होने के बाद वाला जो जॉब का जो जर्नी है, वो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मैंने जस्ट एक बेसिक डिफरेंस बताया।
कंप्यूटर आईटी वाले लोग कहाँ पर प्लेस होते हैं? तो आईटी इंडस्ट्री फिलहाल एक अलग लेवल पे चल रहा है। TCS हो गया है, इन्फोसिस हो गया है, एक्सेंचर हो गया है एंड मेनी मोर। इतना सारा सॉफ्टवेयर कंपनीज है जो हर साल थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को रिक्रूट करता है। एंड मैं बता रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर या IT जो भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हुआ या IT इंजीनियरिंग हुआ, इसमें जो हम लोग फ्यूचर देख रहे हैं वो ब्राइट है, क्योंकि ये जो जनरेशन है, ये जो दुनिया चल रहा है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो इनको डिमांड है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को डिमांड नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इनको डिमांड है। नेक्स्ट EXTC, जो हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाला बातचीत करते हैं, टेली कम्युनिकेशन वाला बातचीत करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन ये ब्रांच का फुल फॉर्म है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि यार एयरटेल हो गया, जियो हो गया, या जो भी सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने वाले एप्लीकेशंस है या सिस्टम्स है, वहाँ पर EXTC वाले लोग काम करते हैं। नेक्स्ट ETRX इंस्ट्रूमेंटेशन। ETRX एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले लोगों के लिए ना मोस्ट प्रोबेबली मैं बता रहा हूँ कि जो हम लोग बातचीत करते हैं कि PLC हुआ, SCADA हुआ, जो ऑटोमेशन वाला सिस्टम्स अभी लगता है, ऑटोमेशन वाला, वहाँ पर ETRX एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले लोगों का ज़्यादा डिमांड है। इनफैक्ट बायोमेडिकल, ये जो इंडस्ट्री है, बायोमेडिकल वाला जो जर्नी है, ये हम लोग देखते हैं ना कि CT स्कैन मशीन हुआ या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ बड़ा सा PCB हैंडल करने वाला मशीन हुआ, तो वहाँ पर हम लोग बायोमेडिकल वाले लोगों को देख सकते हैं। बचा सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये नया ब्रांच इंट्रोड्यूस हुआ है, और कुछ भी चीज़ नया मार्केट में आता है तो लोगों को उसके बारे में थोड़ा अट्रैक्शन होता ही है, लेकिन सब लोग वही करेंगे तो फिर कंप्यूटर IT वाले लोग क्या करेंगे? मतलब कंप्यूटर IT वाले लोगों के लिए जो डिमांड है उधर कौन जाएगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का एक एग्जांपल ऐसा था कि अगर हम लोग फेसबुक पे कोई एक ऐड देखते हैं, अगर हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं तो वही ऐड हम लोगों को फॉलो करता है, इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो वही सेम टू सेम ऐड हम लोगों को दिखता है। मतलब इंसान को ना वो ट्रैक करता रहता है, तो एक जो हम लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वही इंटरेस्ट वो कैप्चर करता है और सब जगह पे दिखाता है। दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मैक्सिमम यूज हो रहा है। होम डेकोरेशंस बोलो, जो भी डिज़ाइन करने गए, सपोज कोई एक डिज़ाइन है किसी के दिमाग में और वो एक्रेलिक के शीट पे चाहिए, तो वो डायरेक्ट शीट लगाने के बाद वो उसका कोड या डिज़ाइन ऑटोमेटिक प्रिंट करके अपने को जो स्ट्रक्चर चाहिए वो स्ट्रक्चर मिलता है। तो अभी तक मैंने जितना बोला उसमें से मुझे तुम लोगों से ये फीडबैक चाहिए कि यार कुछ तो इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में बैठा है, या हम लोगों को खाली यही मालूम था कि कंप्यूटर IT यही है? नहीं, कंप्यूटर IT है, ETRX है, EXTC है, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, बायोमेडिकल हो गया एंड AI एंड ML। लेकिन फिर भी बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता ही है, स्पेशली पेरेंट भी, सर कोर ब्रांच इलेक्ट्रिकल है और आपने इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। नहीं, मैं बोलने वाला हूँ। अभी इलेक्ट्रिकल ये भी डिमांडिंग वाला स्ट्रीम है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहाँ नहीं लगता है बताओ? एवरीवेयर देयर इज अ नीड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जैसा हम लोग कंप्यूटर IT वाले लोगों के लिए डिमांड है ऐसा बोलते हैं, वैसा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले लोगों को भी डिमांड है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला डिपार्टमेंट बोलते हैं, MSCB, उसमें 3 स्टेजेस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट है। एक तो जनरेशन, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनता है, फिर ट्रांसमिशन, जहाँ से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं कि हम लोग स्टोर करके रख सकते, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो जनरेशन हुआ, ट्रांसफर हुआ एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। एक लोकेशन पे सबस्टेशन है और वहाँ से अलग अलग बिल्डिंग्स में अलग अलग इंडस्ट्री में भेजा है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक पार्ट हो गया। रेलवेज में लोगों को रिक्वायरमेंट है, फिर कुछ पावर प्लांट है, प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, एंड ऑलमोस्ट एवरी कंपनी रिक्वायर्ड्स एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो ये सबका जो कोर मेंबर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो भी डिमांडिंग में है। सो ये इतना सारा इंफॉर्मेशन आता है
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक कोर ब्रांच के नीचे। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोर ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यस, कुछ साल पहले मतलब अराउंड 2008 टू 2016 मैकेनिकल इंजीनियरिंग आजकल जैसा लोग बोलते हैं ना कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने का, ये करने का, वो करने का, लेकिन उस टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बहुत ज़्यादा डिमांड था और आज भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन उस टाइम लोगों के दिमाग में मैकेनिकल इंजीनियर, क्योंकि उस टाइम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थोड़ा बूम में था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाले लोगों का ज़्यादा डिमांड था, तो मैकेनिकल वाले लोग है ना फटाफट प्लेस हो जाते थे, अच्छा पैकेज मिलता था, आज भी मिलता है। लेकिन मैं बता रहा था कि उस टाइम बहुत ज़्यादा क्रेज था लोगों को। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर दो लोग आते हैं, एक आता है ऑटोमोबाइल, दूसरा आता है प्रोडक्शन। ऑटोमोबाइल अगर बातचीत करेंगे तो ऑटोमोबाइल मतलब समझ में आता है कि कार, दैट्स इट। लेकिन कार वाले पार्ट में, या जो भी हम लोग कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, जो भी हम लोग सेगमेंट बोल रहे हैं, उसमें कुछ ब्रांडेड कंपनीज है, लाइक टाटा मोटर्स हो गया, फिर मारुति सुजुकी हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटर कंप हो गया, बजाज ऑटो हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, मल्टीपल ब्रांड्स आर देयर। और अभी तो एक नए लेवल पे जा रहा है टेक्नोलॉजी। यही सब कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहले भी एवरग्रीन था, अभी भी एवरग्रीन है। हर इंसान को ऐसा लगता है कि यार अपने पास एक तो गाड़ी होना चाहिए, एक तो कार होना चाहिए। फिर एक कार होने के बाद फिर हम लोगों को उसको कुछ टाइम के बाद में चेंज भी करने का ये भी दिमाग में रहता है, चलो अपडेट करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, या फिर कुछ नया चीज़ आया है मार्केट में उसको लेते। तो मैकेनिकल में जो पहला पार्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, वो लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। बचा सवाल प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन मतलब जो भी काम हुआ है या होने वाला है उसके बारे में जो एनालिसिस है इन एवरी पार्ट। स्टील इंडस्ट्री हुआ, फिर ONGC हो गया, या बाकी जो भी सेक्टर्स है जहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट या प्रोडक्शन के बारे में बातचीत करते हैं, वहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन इंजीनियर को देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि ये दोनों का जो काम है वो एक मैकेनिकल इंजीनियर कर सकता है। यस, मतलब जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाला स्टूडेंट है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी फिट होता है और वो प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट में फिक्स होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट इसके या मैकेनिकल इंजीनियर वाले लोग इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। देखो, किर्लोस्कर एक फेमस ब्रांड है, गोदरेज ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, L&T ग्रुप है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में भी इनको डिमांड है, और मैं बता रहा हूँ कि पावर प्लांट में भी ये मैकेनिकल वाले लोगों का डिमांड है। अभी ये तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर डिमांड है। किसी को अगर मैकेनिकल में इंटरेस्ट है तो उसको एक पर्टिकुलर जोन में जाने का है, सपोज प्रोडक्शन में जाने का है, तो प्रोडक्शन में अपना रास्ता ढूंढ सकता है। सो बेसिकली मुझे सब लोगों को ये बताने का है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दो पार्ट्स आता है, एक तो ऑटोमोबाइल हो गया, प्रोडक्शन हो गया। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी होता है, प्रोडक्शन इंजीनियर भी होता है, और मैकेनिकल इंजीनियर ये दोनों का काम कर सकता है, तो मैकेनिकल इंजीनियर भी होता है। दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन। यस, केमिकल इंजीनियरिंग इज द थर्ड कोर ब्रांच। अच्छा, ये तीसरा कोर ब्रांच है, बरोबर है, लेकिन ये ऐसा एक ब्रांच है, ऐसा एक कोर ब्रांच है ना, वो थोड़ा ना दुनिया से अलग ही है। मतलब ज़्यादा फोकस में नहीं है, बल्कि अभी ये वाले टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांडिंग केमिकल इंडस्ट्री को है, केमिकल इंजीनियर्स को है। पेंट्स हर घर में साल भर में एक बार तो पेंट लगता है। मेडिसिन्स, अरे हर इंसान को मेडिसिन का जरूरत है। तो मुझे ये बताने का है कि सबसे डिमांडिंग जो चीज़ है, जो लोगों से थोड़ा दूर है, मतलब सबके दिमाग में तो फिट नहीं है, अरे केमिकल 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 नहीं, सब लोग क्या है, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर IT हो गया। तो मुझे ये बताने का है कि देयर इज वन मोर मेंबर जो अपने एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे खड़ा है, वो है केमिकल इंडस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियर। केमिकल में दो पार्ट्स होता है, एक होता है पेट्रोकेमिकल एंड दूसरा होता है बायोटेक। यस, पेट्रोकेमिकल मतलब जो पेट्रोलियम कंपनीज है, लाइक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ONGC, IBP कंपनी लिमिटेड एंड लुब्रिकेंट इंडिया। तो इतना सारा जो कंपनीज है पेट्रोलियम से रिलेटेड, वहाँ पर ये पेट्रोकेमिकल इंजीनियर का डिमांड है। और बचा सवाल बायोटेक, ये जो भी मेडिसिन या जो भी केमिकल्स वाला क्या बोलते हैं, पेंट्स चलता है यहाँ पर,
ये बायोटेक वाले लोग काम करते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट तुम लोगों ने सुना रहेगा, जो भी हम लोगों को वैक्सीन दे रहा है, भारत सीरम एंड वैक्सीन, वॉकआउट हो गया है, डॉक्टर रेड्डी हो गया है एंड मल्टीपल ब्रांड्स। तो मुझे ये बताने का है सब लोगों को कि यार केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके लिए हम लोग इसको सिलेक्ट नहीं करते। केमिकल इंजीनियर खुद ये 2 सेक्टर्स में काम कर सकता है, और टाटा केमिकल्स हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री हुआ, हनीवेल इंडस्ट्री हुआ, और फर्टिलाइजर जो अभी रिक्वायर्ड पार्ट है फॉर फार्मर्स, यस, इंडिया का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू ये फार्मर इंडस्ट्री से मिलता रहता है। तो फार्मिंग के लिए फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा योगदान है, तो वहाँ पर भी हमें केमिकल इंजीनियर्स का ज़रूरत है। फूड इंडस्ट्री हुआ, और ये जो भी है इसका डिमांड नॉट ओनली इन इंडिया लेकिन गल्फ कंट्रीज में भी है, इसके लिए केमिकल वाले लोगों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आई एम जस्ट गिविंग इन्फॉर्मेशन। ये सब होने के बाद फिर अपना एक इंटरेस्ट कलेक्ट करने का है और फिर डिसाइड करने का है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। यस, ओके। सिविल इंजीनियरिंग के बारे में भी बोलना चाहिए, और सिविल इंजीनियरिंग में एक ही ऑप्शन है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट भले ही एक ऑप्शन दिखता रहेगा, लेकिन उसके लिए कितना सारा प्लेसेस है जहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं। सबसे पहला ना, सिविल इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है। PWD डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बोलते हैं उसको, इरिगेशन सिस्टम्स, यस। तो ये जो 2 मेन चीज़ें हैं जहाँ पर मैंने बोला PWD हुआ, इरिगेशन डिपार्टमेंट हुआ, यहाँ पर है ना ये सिविल इंजीनियरिंग वाले लोगों को गवर्नमेंट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। फिर ये सब होने के बाद प्राइवेट सेक्टर्स हुआ, कंस्ट्रक्शन साइट्स हुआ, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हो गए, बड़े बड़े नेम्स हो गए, उसके अंडर काम करने का या फिर अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने का। दिस इज रिगार्डिंग सिविल इंजीनियर। तो मुझे ऐसा बताने का है कि सिविल इंजीनियरिंग जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके लिए जो अरेंजमेंट करते हैं, दे आर प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन एवरीबडीज लाइफ। रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ, टनल का कंस्ट्रक्शन हुआ, इरिगेशन सिस्टम का प्लानिंग हुआ, ये सब कुछ जो चलता है ना, इसमें ये सिविल इंजीनियरिंग वाले लोगों का बहुत बड़ा डिमांड है। और मैं बता रहा हूँ कि ये इनके लिए गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में भी सब लोग सोचना चाहिए, प्लीज़। चलिए, फिर मैंने जो इन्फॉर्मेशन तुम लोगों के साथ शेयर किया है, शायद कुछ लोगों का जो एक नैरो थॉट था या कुछ लिमिटेड ब्रांचेस के ऊपर अप्रोच था, अभी वो थोड़ा वाइड हुआ रहेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार मुझे ना और थोड़ा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है, मुझे डिसीजन लेने में हेल्प चाहिए, काउंसलिंग का ज़रूरत है, मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हाउ कैन गो हेड। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसपे अपना इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो, सो दैट 1-to-1 काउंसलिंग हो सकता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन शायद हर स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए, हर स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए तुम लोग ये जो वीडियो है इसको शेयर करना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आज का वीडियो तो तुम लोगों को अच्छा लगा ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट जो एपिसोड्स है, 2nd एपिसोड, 3rd एपिसोड, ये देखने के लिए तुम लोग रेडी रहना चाहिए। इनफैक्ट उसको ना तुम लोग प्रायोरिटी पर डाल दो, क्योंकि जहाँ पर अपना करियर बनाने का सवाल है, वहाँ पर हम लोगों को थोड़ा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। तो अगला एपिसोड देखने के लिए सब लोग रेडी रहो। आई थिंक ये जो इन्फॉर्मेशन वेरियस ब्रांचेस के बारे में मैंने दिया है, वो तुम लोगों को कुछ हेल्प कर सकता है और आगे वाले जर्नी में अपना कुछ डायरेक्शन फिक्स कर सकता है। थैंक यू।